मैंने इसको आर्थिक कोरोना का नाम दिया है क्योंकि कोरोना संक्रमणशाली होता है, वो इन्फेक्शस होता है, फैलता है। इसी प्रकार ये मंदी और मंदी के सारे जो सिम्टम्स है पूरी दुनिया पे इस समय फैल रहे हैं। 2 गज की दूरी यहाँ पर आपको घर में बैठने के लिए प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं। और जिस प्रकार नौकरियां जा रही थी कोरोना में, अगर ये परिस्थिति गंभीर होती है, यहाँ भी नौकरियां जा सकती हैं। बिजनेसेस बंद होने, डिमांड गिरने की वजह से बिजनेसेस बंद हो सकते हैं। इस बार प्रधानमंत्री चिंतित दिख रहे हैं। जापान और यूके, जिसको हमने 3-4 साल पीछे छोड़ा था, वो हमसे आगे निकल गया सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा रुपया गिर गया। 2026 में मंदी आएगी तो मुझे लोगों ने ट्रोल किया। घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे सब बैठे और बैठ के कागज पेंसिल लेके अपने अपने खर्चे लिखें, जो फजूल खर्चा है उसको डिलीट करें। इससे बड़ी चिंता की बात सोने चांदी में ये है इस समय जी। कि कॉमेक्स में सोना $4500 से नीचे चला गया है। बॉन्ड यील्ड 19 साल के हाई पे पहुंच गई है। बॉन्ड यील्ड सोने चांदी पर दबाव बना रही। कान पक गए हैं लोगों के ये सुन सुन के इनकी धमकियां। इंडिया पे अब असर पूरी तरह से दिखने लगा है। पहले तो कुछ कुछ असर था। गोल्ड डिपॉजिटरी या गोल्ड डिपॉजिटरी बैंक, जो मर्जी कहिए, वो खोल देना चाहिए, बैंक में जमा हो जाए, लोगों को रिसीट मिल जाए। मैं समझता हूँ 30,000 टन में से विक्रांत करीब 20,000 टन गोल्ड इस डिपॉजिटरी में अवश्य आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। आज अर्थव्यवस्था पर भी बात करेंगे और सोने चांदी पर भी विशेष तौर पर बात करेंगे, क्योंकि बाजार में इस समय एमसीएक्स पर जो रेट है, अगर आप फिजिकल में लेने जाएं तो उससे सस्ता सोना और चांदी दोनों मिल रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है ये भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भारतीय रुपए की, क्योंकि आज भारतीय रुपया 96.88 यानी कि 97 में सिर्फ 12 पैसे कम रह गया है डॉलर के मुकाबले। जल्द ही 100 तक पहुंच सकता है, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे साथ वित्तीय विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोहली जी जुड़ चुके हैं। सर, ये तो अब चिंता के लेवल पर पहुंच गया है और ऐसा लग रहा है कि रुपए का लेवल 100 भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। 96.88 अभी सुबह सुबह के समय। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। बिल्कुल, रुपए के प्रेशर लगातार बना हुआ है। क्रूड ऑयल कल 110 था, आज 111, 112 भी रात को छुआ था, अभी 111 के आसपास है। और मेन जो इसका कारण है इस समय, मुझे लगता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें जो रेमिटेंस आ रही थी भारत में, उसमें भी कमी आई है। जो इनवर्ड रेमिटेंस हैं, जो भारतीय मिडिल ईस्ट में सेटल्ड हैं, 1 करोड़ के आसपास हैं, वो जो घर पैसा भेजते थे, जिसको हम पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर इकोनॉमी बोलते हैं, उसमें कमी आई है क्योंकि मिडिल ईस्ट में लगातार टेंशन बनी हुई है। यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, कुवैत, ये वो जगह है जहां से बहुत भारी मात्रा में टोटल रेमिटेंस हमारे यहाँ लगभग 130-140 बिलियन डॉलर की साल में आ जाती है। जी। ऐसा माना जाता है कि लगभग लगभग 40% से 45% रेमिटेंसेस इन देशों से, यानी मिडिल ईस्ट के देशों से आती है। तो वहाँ यहाँ तो नौकरियां चली गई हैं क्योंकि वहाँ मिसाइल्स गिरी, ड्रोन्स गिरे, जितनी हमें बताई गई उससे ज्यादा गिरे, जितनी हमें पता लगी। और वहां पर लोग डरे हुए हैं, घरों के अंदर बैठे हैं। ये नहीं पता कब कब क्या हो जाए। अभी भी ईरान ने धमकी दी है, फिर से धमकी दी है कि अगर अगर यूएस ने फिर सोचा तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ईरान यूएस तक तो पहुंच नहीं सकता। तो वो यूएस के बेसिस, यूएस के जो जो चमचे हैं, यूएस के जो एलाइज हैं, अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं, तो उन पे हमला करेगा। तो इस वजह से रेमिटेंसेस वहां से रुकी हैं। दूसरा, एक और वजह विक्रांत जो रही है, जो मैंने शायद पहले भी आपसे जिक्र किया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंटरवेंशन करता था समय समय पर रुपए को गिरने से रोकने के लिए, उसको हम डॉलर रुपी स्वैप कहते हैं। मतलब वो अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर जो है वो मार्केट में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि सप्लाई डॉलर की बढ़ जाती है और उससे रुपया थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है। शायद फॉरेक्स खर्च होने के डर से, या फॉरेक्स इस समय इस काम के लिए कम से कम खर्च ना हो, तो वो मुझे लग रहा है इंटरवेंशन नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो बहुत कम हो रही है, या इतनी हो रही है जो कि गिरावट को रोकने में समर्थ नहीं है। तो ये कुछ कारण है। मुझे इनवर्ड रेमिटेंसेस हो गया, आरबीआई का इंटरवेंशन कम या ना के बराबर होना, एक्सपोर्ट और एफडीआई भी कोई बहुत ज्यादा इस समय नहीं आ रहा है क्योंकि वैश्विक परिस्थिति ऐसी है। मुझे लगता है निवेशक किसी दूसरे देश में जाके फैक्ट्रियां लगाएं या कंपनियां बनाएं, बन रही होंगी जो बहुत जरूरी हैं, परंतु जो नॉर्मल तौर पे होती है, शायद इस समय वो भी स्लो डाउन है। और क्रूड ऑयल तो आपको पता ही है, क्रूड ऑयल हमारा हमारा और दूसरा एक और कारण ये है कि हमारे यहाँ से
मोबाइल फोन्स की प्रोडक्शन लगातार जारी है। फॉक्सकॉन ताइवान की जो उसने बहुत भारी मात्रा में जो हमारे एफडीआई आता है भारत में, जी। वो एफडीआई पर भी फर्क पड़ा है इस समय, क्योंकि युद्ध की परिस्थिति है। तो कुल मिला के देखा जाए, और एक्सपोर्ट्स भी हमारे स्लगिश हैं। मोबाइल फोन यहाँ से जा रहे हैं, उतना 850 860 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट आया, पर उसका मुख्य कारण मोबाइल फोन्स है। हम्म। और जो हम क्रूड यहाँ मंगाते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जो क्रूड आता है और उसको करके भेजते हैं, उसकी वजह से, और उसका क्योंकि दाम इस समय बढ़ा हुआ है, तो वो ज्यादा रेट पे जा रहा है। इस वजह से आपको ये जो एक्सपोर्ट का लेवल है, बिल्कुल रुपए पे चारों तरफ से अगर मैं कहूँ तो इस समय प्रेशर है चारों तरफ से। रेमिटेंसेस भी, एक्सपोर्ट भी, एफडीआई भी, और सोने पे सुहागा, कल भी 2,500 करोड़ एफपीआई ने स्टॉक मार्केट से निकाला है। लगातार कोई एक आध दिन होता है जब वो थोड़ा सांस लेते हैं, उसके बाद वो फिर शुरू हो जाते हैं। तो चारों तरफ से मुझे लग रहा है रुपए पे इस समय दबाव है, और बहुत चिंता की बात है, क्योंकि आम आदमी तो सोचता है भाई हम कौन सा डॉलर में डील करते हैं, हमें इससे क्या फर्क पड़ रहा है, परंतु इसका मुख्य कारण रुपए पे दबाव है इस समय, अपार्ट फ्रॉम के क्रूड ऑयल और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। सर, लेकिन एक बड़ी चिंता की बात यह अब लग रही है, इस तरीके की चर्चा चलने लगी है कि 2008 की जो वैश्विक मंदी थी, इस बार प्रहार उससे भी बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस मंदी में तो भारत किसी तरह बच गया था, लेकिन इस बार भारत पर भी उसका बड़ा असर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये मैं कह रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि अपनी अर्थव्यवस्था को तो गर्त में ले जा ही रहे हैं। अभी भी सुबह बयान दिया, जल्दी बस हम लड़ाई को रोकेंगे, जल्दी हम दाम कम हो जाएंगे क्रूड ऑयल के, क्योंकि उनका देश खुद परेशान है क्रूड ऑयल की वजह से। बिल्कुल मंदी की आहट, मैंने इसको नया नाम दिया है विक्रांत। मैंने इसको इकोनॉमिक कोविड का नाम दिया है। हाँ। मैंने इसको आर्थिक कोरोना का नाम दिया है, क्योंकि कोरोना संक्रमणशाली होता है, वो इन्फेक्शस होता है, फैलता है। इसी प्रकार ये मंदी, और मंदी के सारे जो सिम्टम्स है पूरी दुनिया पे इस समय फैल रहे हैं। वो जो देश क्रूड ऑयल इतना नहीं भी इंपोर्ट करते, वहां पर भी मंदी आ रही है, जो करते हैं वहां पर भी आ रही है, और बहुत स्पीड से ये फैलती है, हम्म। ठीक कोरोना की तरह। और बिल्कुल कोरोना की तरह क्या है कि किसी देश में ज्यादा, किसी देश में कम, किसी देश में मॉडरेट। कोरोना में जैसे घर में बैठने के लिए कहा जाता था आपको 2 गज की दूरी, यहाँ पर आपको घर में बैठने के लिए प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, आप वर्चुअल काम करिए, आप वर्क फ्रॉम होम करिए, ऑनलाइन क्लासेस करिए, वर्चुअल मीटिंग्स करिए, वो भी वो कह चुके हैं। और जिस प्रकार नौकरियां जा रही थी कोरोना में, अगर ये परिस्थिति गंभीर होती है, यहाँ भी नौकरियां जा सकती हैं, बिजनेसेस बंद होने, डिमांड गिरने की वजह से बिजनेसेस बंद हो सकते हैं। बहुत सारे, कल मैंने अपने शरद कोहली ऑफिशियल चैनल पर मैंने एक विश्लेषण किया है, मैंने नाम दिया आर्थिक कोरोना या हम्म। इकोनॉमिक कोविड। मैंने इसको ये नाम दिया है, और बिल्कुल कोविड जैसे इसमें मैंने 6-7 पैमानों पर इसको इसको कसा है, जो कोविड में थे और जो आज है, बिल्कुल ये वही परिस्थिति मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ही भयावह है। और अब दिक्कत यह है कि जो आम आदमी है भारत में, क्या है विक्रांत, के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक लिटरेसी बहुत कम है। जी। जी। मतलब यहाँ पर लोगों को अपने पैसे ही संभालने नहीं आते, तो देश की समस्या कैसे समझेंगे। मैं कोई किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में फाइनेंशियल लिटरेसी मात्र 3-4% है, मुश्किल से 3-4%, मतलब 140 करोड़ लोगों में से 3-4% लोग होंगे। और ये जो कॉमर्स के पढ़े हुए हैं, उनमें भी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। पढ़ तो उन्होंने लिया है, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आपको घर की बजटिंग प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, आपको कितने पैसे सेविंग्स के लिए रखने चाहिए, आपको आपको निवेश कहाँ करना चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं, ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी में काउंट होता है। और यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी कम होने की वजह से वो एक आम भारतीय को ज्यादा, अंग्रेजी में शब्द होता है वल्नरेबल, हम्म। ज्यादा वल्नरेबल बना देता है, ज्यादा एक्सपोज कर देता है। मंदी आती है, क्योंकि उसकी कोई प्लानिंग तो है नहीं, वो तो आज जैसे चल रहा है, महीने का आया खर्च कर दिया। तो अगर यहाँ से अब लोगों ने अपने खर्चे में कटौती नहीं करी विक्रांत, जी। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि आने वाले जो 3-4 महीने, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स इस बात को बता रही है विक्रांत कि ये रिटेल सीपीआई में, रिटेल प्राइस कंज्यूमर इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन कह लीजिए, कंज्यूमर प्राइस, उसमें ये कन्वर्ट होगा। हम्म। 8.3 नेचुरली मैन्युफैक्चरिंग का होता है, तो जैसे जैसे ये माल पहुंचेगा रिटेल में, तो महंगाई यहाँ से बढ़ती जा रही है। और इस बार तो मुझे आप पूछें तो ज्यादा चिंता क्यों है, जी। क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री चिंतित दिख रहे हैं। हम्म। क्योंकि उनके जो बयान आ रहे हैं, ये उन्होंने कोविड में भी इतनी चिंता जाहिर नहीं की थी। कोविड में उन्होंने आपदा में अवसर, आत्मनिर्भर, इस प्रकार के उन्होंने नारे दिए थे, और लोगों का काफी साहस बंधाया था।
हम्म। पर इस बार जो है वो प्रधानमंत्री जी लगातार अब जब बोलते हैं कि दुनिया की बड़ी आबादी गरीबी में चली जाएगी, हम देखिए छठे नंबर पर हम आ गए, रुपए की वजह से हम छठे नंबर पर आ हाँ गए बिल्कुल सही बात। हैं जीडीपी के मामले में। जापान और यूके जिसको हमने 3-4 साल पीछे छोड़ा था, वो हमसे आगे निकल गया सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा रुपया गिर गया। और ओवरऑल भी जीडीपी यहाँ से मुझे लग रहा है प्रेशर में आएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये मंदी मुझे तो खैर बहुत पहले से दिख रही थी, मुझे तो इस युद्ध से भी पहले दिखाई दे गई थी। मेरी बहुत लोगों ने मुझे ट्रोल किया था उस टाइम जब मैंने कहा था कि ये 2026 में मंदी आएगी, तो मुझे लोगों ने ट्रोल किया था, ये डरा रहा है, हम्म। ये क्यों डरा रहे हो, बेकार की बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मुझे कहा गया था। आज वही सब लोग खुद इस बात को बोल रहे हैं। हम्म। जिन्होंने पहले मुझे ट्रोल किया था आज खुद यही बात बोल रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको आपको भविष्यवाणी करने के लिए ज्योतिष ज्ञान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात सर। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि इसको इकोनॉमिक कोरोना का नाम आपने दिया, तो बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि कोरोना में किस तरह की तबाही हुई थी ये हमने सबने देखा था। देश में किस तरीके से लाशें गिनना मुश्किल हो गया था, और कोई ऐसा परिवार नहीं बचा था जिसने अपने करीबी को कोरोना से पीड़ित होते हुए नहीं देखा, मृत्यु नहीं देखी। तो क्या उसी तरीके का बड़ा आर्थिक प्रेशर, उस लेवल का आर्थिक प्रेशर दिखाई दे रहा है, यानी कि जॉब लॉस, महंगाई और नौकरियां जाना, ये सब चीजें होते हुए दिखाई दे रही है? जी हाँ, जान का देखिए, कोरोना और इसमें एक जो मुख्य फर्क है, वहां पर जाने जा रही थी वो एक मेडिकल प्रॉब्लम थी, जी। ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो जान तो नहीं इसमें जाएंगी। हाँ। हालांकि जब बहुत आर्थिक मंदी बढ़ती है तो सुसाइड केसेस सामने आने लगते हैं, मैं तो बहुत सुनने को मिलता है, पर उस स्तर पे नहीं जिस स्तर पे कोरोना था। पर इसको उसको एक मेडिकल इमरजेंसी है, ये एक इकोनॉमिक हाँ। इमरजेंसी है, इसको इस तरीके से बिल्कुल। जब मैंने ये कहा तो मैंने तो खुद ही कहा, क्योंकि जब क्या होता है, बड़ी सीधी सी बात है देखिए। हम्म। अब इसको इसको लिंक करते हैं सीरियल वाइज तरीके से। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने की वजह से, भारत की बात कर रहा हूं मैं, दुनिया की बात नहीं करता अभी, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको डॉलर जो रिजर्व्स हैं वो जल्दी समाप्त हो रहे हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी 7 अपील कर चुके हैं। खैर अभी फॉरेक्स रिजर्व्स को एक तरफ रखते हैं। अब ये क्या, इससे रुपया कमजोर हो रहा है। रुपया कमजोर होने से और क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से, यानी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई धीरे धीरे आएगी। जैसे जैसे महंगाई आएगी, अब इसको इकोनॉमिक प्रिंसिपल से समझिए, जब कोई चीज महंगी होती है तो आप 4 किलो लेते हैं, आप 2 किलो लेना शुरू कर देते हैं। आप मान लीजिए रोज का 2 लीटर दूध लेते हैं, आप कोशिश करते हैं भाई 1.5 लीटर 1 लीटर में। तो इससे क्या होता है, मांग गिरती है। जब जब कीमतें बढ़ेंगी तो उससे डिमांड गिरेगी। अगर डिमांड गिरती है, अब हम्म। इसको समझ लीजिए, अगर डिमांड गिरेगी तो जो दुकानों पे सामान रखा है, ई कॉमर्स में जो सामान स्टॉक, उनके जो डार्क वेयर हाउसेस होते हैं, वहां जो रखा हुआ है सामान, वो सामान कम यूज होगा। इसको मैं बिल्कुल लिंक कर रहा हूं, कम यूज होगा तो पीछे होलसेलर के पास मैसेज जाता है, भाई इसको कम मंगाओ, अभी आजकल इतना नहीं बिक रहा। होलसेलर आगे स्टॉकिस्ट को कहेगा भैया कम भेजो, आगे आगे जा नहीं रहा है। स्टॉकिस्ट पीछे फैक्ट्री को बोलेगा कि देखिए अभी इतना मत बनाइए सामान को, आप फुल हाँ। कैपेसिटी पे ऑपरेट मत करिए। फैक्ट्रियां उस सामान को कम बनाना शुरू कर देंगी। उधर फैक्ट्री की इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रही है। एक तरफ फैक्ट्री की इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, दूसरे ऊपर से सेल कम हो रही है। तो अब क्या होगा, फैक्ट्री के मार्जिन श्रिंक होंगे। वो अपने लोगों को बुलाएगी, मान लीजिए 500 आदमी काम करते हैं, भैया सॉरी अब 100 की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो माल इतना जा रहा है, ऊपर से हम ये बढ़ी हुई कॉस्ट भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे करके बिजनेसेस पे असर होने का मतलब है कि नौकरियां जानी शुरू हो जाती है। नौकरी जाना शुरू होने का मतलब है कि आपकी आम आदमी की जो परचेजिंग पावर है, वो परचेजिंग पावर और श्रिंक होगी। जब आपकी तनख्वाह ही नहीं आएगी, दुकान में बिजनेस में बिक्री नहीं होगी, तो आपकी परचेजिंग पावर यहां से श्रिंक हो जाएगी। परचेजिंग पावर श्रिंक होगी, उससे और ज्यादा डिमांड पे असर पड़ेगा। एक ऐसा ये विशेष सर्कल होता है, जिसको घुम्मर घेर कहते हैं। आप उसमें हम्म। उसमें फंस जाते हैं, भंवर होता है उसमें। इकोनॉमिक भंवर ऐसा है कि उसमें सर्कुलर इफेक्ट होता है, एक वो घूम घूम के फिर वहीं आता रहता है। तो इसलिए परिस्थिति भयावह है। जितना देखिए हमारी जिंदगी नॉर्मल चल रही हो सकती है, आप नौकरी पे जाते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, जो भी आप करते हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, आपको सब कुछ नॉर्मल बाहर दिखाई दे रहा है। पर ये कोरोना में तो बाहर नॉर्मल नहीं दिखता था, सड़कें सुनसान थी और मुंह पे लोगों के मास्क थे। पर ये ऐसा कोरोना है जो दिखाई भी, वो भी खैर वायरस तो वो भी नहीं दिखता था, पर उसके इम्पैक्ट जरूर सड़क पे दिखता था। बिल्कुल। इसका इम्पैक्ट आपको अभी तो, वैसे आज तो आपको सड़क पे भी दिखेगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर की, आज मेडिकल की दुकानें 3 दिन तक, फार्मेसीज बंद हैं, उन्होंने ई कॉमर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। दूसरा ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक है,
और अभी आपने उनकी गिग वर्कर्स की स्ट्राइक देखी, सड़कों पर ट्रैफिक आपको कम दिखेगा, गर्मी तो पड़ी रही है। तो ये कोरोना ऐसा है जो आपको फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली आपको इन्फेक्ट करेगा। और मुझे लगता है, और क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे शरीर को कुछ इम्पैक्ट करता है तो छींकें आ रही हैं, बुखार है, सिर दर्द है, वगैरह वगैरह, तुरंत पता लग जाता है। पर जब इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है ना विक्रांत, तो वो महसूस होता है कालांतर में, धीरे धीरे करके आपको महीने 2 महीने में आपको। तो इससे पहले कि आपको वो इन्फेक्ट करे, इससे पहले कि आपको असर करे, मुझे लग रहा है लोगों को संभल जाना चाहिए। मैंने जो आपके वीडियो में पहले एक हल बताया था वो सबको करना चाहिए, या सबके परिवार के लोग एक साथ। कल मैंने बहुत सारे नेशनल चैनल्स पे भी यही बात बोली कि आपको आपको परिवार को सबको एक साथ बैठना चाहिए, घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे सब बैठें, और बैठ के कागज पेंसिल लेके अपने अपने खर्चे लिखें। जो फजूल खर्चा है उसको डिलीट करें, उसको कुछ समय के लिए टाल दें। किस लिए टालें? क्योंकि जो महंगाई की वजह से आपका एडिशनल बजट होने वाला है, आपका ग्रोसरी बिल, आपका पेट्रोल डीजल का बिल, वो जो बढ़ने वाला है, उसके लिए आपको मार्जिन छोड़ना पड़ेगा ना। इनकम तो वही है। बिल्कुल। तो जब इनकम वही है तो आपको दो ही, या तो इनकम बढ़े या फिर खर्चे घटे। तो मुझे लग रहा है लोगों को, प्रधानमंत्री जी ने तो जो अपील करी, मैं उससे आगे जाके आप अपील कर, प्रधानमंत्री जी ने अपील करी, सारी अपीलों में विदेशी मुद्रा भंडार एक कॉमन सूत्र था, एक धागा था। पर मेरी अपील में ओवरऑल आपके घर का बजट है, खाली फॉरेन एक्सचेंज जिन पे इम्पैक्ट करता है, खाली वो चीजें नहीं है। मुझे अब लग रहा है वो समय आ गया है कि लोगों को अपने घर के बजट ट्रिम डाउन कर देने चाहिए। सर स्थिति तो बड़ी भीषण दिखाई दे रही है, लेकिन सर थोड़ा सा सोने चांदी पर भी बात करना चाहूंगा आपसे। सोने चांदी में सर इस समय फिजिकल मार्केट में बिल्कुल डिमांड ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गई, या लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। इस समय जो एमसीएक्स पर जो गोल्ड का और सिल्वर का रेट चल रहा है, अगर फिजिकल मार्केट में पता किया जाए, जो गोल्ड और सिल्वर बार बेचते हैं, तो उसमें डिस्काउंट चल रहा है। गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही 6 से 8 हजार तक का डिस्काउंट। तो ये तो एक नई चीज दिखाई दे रही है। पहले जो है एमसीएक्स से ऊपर दाम होते थे, प्रीमियम लिया जाता था। अभी जी, सोना और चांदी दोनों डिस्काउंट के साथ बिक रहा है बाजार में। उसका उसके दो रीजन है विक्रांत। पहला रीजन है कि हाल में जो अभी इंपोर्ट ड्यूटी लगी है उसकी वजह से एकदम से दाम सीधा ही 7, 8 से 10 हजार रुपए चढ़ गए। तो जब दाम चढ़ते हैं तो फिजिकल, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब दाम चढ़ते हैं तो फिजिकल डिमांड पे, ज्वेलरी डिमांड पर असर होता है उसका सीधा सीधा, हम्म। कि अभी महंगा हो गया है, अभी और गिरेगा, रुक जाओ। दूसरा, अभी आजकल कोई शादियों का इतना थिक सीजन हाँ। नहीं है। अभी हम मई में हैं, आज 20 मई है। इस समय लगभग सुबह 9:45 का वक्त है। स्टैम्प टाइम और डेट की स्टैम्प आपके फॉलोअर्स बोलते हैं जरूर डालनी चाहिए। तो इस समय कोई बहुत ज्यादा शादियों की पीक सीजन नहीं है। दूसरा, ये एकदम से जो बढ़ा ना, आठ हाँ। दस हजार रुपए सोना और चांदी, हाँ। चांदी में तो और ज्यादा बढ़ा था, उस वजह से लोग थोड़ा सा इसको वेट कर रहे हैं। कुछ क्या होता है, दुकानदार कहते हैं रुक जाओ जी, अभी ये तो एकदम से दाम बढ़े हैं, थोड़े से कम होंगे। और तो इस वजह आपको स्पॉट मार्केट में सस्ता, पर ये टेम्परेरी फेस है विक्रांत। जैसे जैसे ये कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी एब्जॉर्ब होगी मार्केट में, हम्म। अपने आप ये डिमांड लौट आएगी। क्योंकि आगे शादियों का सीजन लगभग आप लगाइए, मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता ये साया वाया कब होता है, हाँ। कब वो तारा डूबता उठता है, पर मुझे लग रहा है जुलाई और नवंबर के बीच में शादी का सीजन आएगा। ये एक टेम्परेरी फेस है जो आपको दिख रहा है अभी। स्पॉट मार्केट एमसीएक्स से कम है, ये बीच बीच में ऐसा कभी कभी हो जाता है। सो दिस इज पर ज्यादा चिंता की बात ये है, इससे बड़ी चिंता की बात सोने चांदी में ये है इस समय, जी। कि कॉमेक्स में सोना $4500 से नीचे चला गया है। हाँ। अब भारत में फायदा इंपोर्ट ड्यूटी का हुआ है, नहीं तो भारत में इस समय सोना 1,47,000, 1,48,000 पुराने वाले उस पर बिक रहा होता। हम्म। पर यहाँ पर अभी भी क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी का क्वेश्चन है तो वो ऊपर गया है। 4500 नीचे से डॉलर से नीचे जाने का मतलब है, कारण है। मतलब क्या कारण, पहले तो बताऊं। जी। बॉन्ड यील्ड 19 साल के हाँ। 19 साल के हाई पे पहुंच गई है, 4.7। आप सोचिए, बॉन्ड यील्ड अमेरिका में 4.7 पहुंचना। और आपको पता है कि सबसे नजदीक जो जो सोने चांदी को इम्पैक्ट करने वाली चीज होती है, जब हम सारी रिश्तेदारी गिनवाते हैं, तो उसमें उसमें बोलते हैं ना, मेरे मामा की बहन का जीजा, ये वो, तो करते 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 आप मामा तक आ जाते हैं। तो ये जो बॉन्ड यील्ड है, ये बॉन्ड यील्ड सोने चांदी पर दबाव बना रही है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब बॉन्ड यील्ड अमेरिका में 10 साल की, 5 साल, 10 साल, 30 साल की होती है, जब ये बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है, तो ये स्टॉक मार्केट पे भी इसने आज प्रेशर बनाया, अमेरिकन मार्केट्स कल बॉन्ड यील्ड की। क्योंकि दो संकेत, एक तो ये महंगाई का संकेत करती है, हाँ। और महंगाई का संकेत करने से दूसरा संकेत ये होता है सोने चांदी की वजह से, कि फेड अब रेट बढ़ाएगा। हम्म। ऐसा ऐसा मान लिया जाता है, जो फेड रेट बढ़ाता है तो सोने चांदी पर दबाव आता है। दूसरा,
जो कॉमेक्स मार्केट में जो सटोरी हैं वो सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से आपको सोने चांदी में यहाँ पर कॉमेक्स मार्केट में दबाव दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सोने चांदी के लिए पर मैं फिर भी इसको विक्रांत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो लंबे वक्त के लिए निवेश करना चाहते हैं। एक अच्छा अवसर है, बहुत कम प्राइस पे आ गया। और अगर आप सोच रहे हैं वापस ये 1.5 लाख पे आ जाएगा, तो उस 1.5 लाख पे आने के लिए कॉमेक्स वाले गोल्ड को जाना पड़ेगा लगभग लगभग 4,000 के आसपास, हाँ 4100 4200। तो अगर 1.5 लाख के लोग वेट कर रहे हैं तो कुछ ज्वेलर्स ने मिसगाइड भी किया। आपने जो पहला सवाल पूछा था, हाँ उनको जैसे ही वो 1,62,000 पहुंचा, उन्होंने तो लोगों ने ये तो देखा नहीं कुछ एक ने कि भाई ये इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा जी अभी बड़ा है फिर घट जाएगा। भाई इम्पोर्ट ड्यूटी थोड़ी ना हट जाएगी अभी फिलहाल। हाँ तो इसलिए इसलिए आपको सोने चांदी में ये बॉन्ड यील्ड इस समय सोने चांदी की दुश्मन बनी हुई है। और राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है कि भाई हम जल्दी क्रूड ऑयल सस्ता हो जाएगा, जल्दी हम युद्ध खत्म करेंगे। पता नहीं युद्ध खत्म करेंगे, शुरू करेंगे, धमकी वापस, धमकी वापस, धमकी वापस। कान पक गए हैं लोगों के ये सुन सुन के इनकी धमकियां, इनके नए नए पोस्टर, जीसस क्राइस्ट से लेके डॉन तक, डॉन से लेके नेवी के सेलर तक, लोगों के कान पक गए हैं सुन के। अब बस हुआ 1 घंटा रह गया था बस हमारा अटैक करने में। अभी बयान भाई 1 घंटा दूर थे हम अटैक करने के, मान जाओ नहीं तो अटैक करेंगे। तो क्या है ये, क्या है? आपने युद्ध को एक मजाक बना दिया है, बना दिया है कि आपने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था मिला के हम्म आपने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को घुटने पे लाके खड़ा कर दिया है। आपका कुछ कुछ आपने पाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खोया है। ये मुझे देखिए आर्थिक परिस्थिति का जड़ तो वहीं पर है ना, बिल्कुल। क्रूड ऑयल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और डोनाल्ड ट्रंप। हम्म आप इसको खोदते समस्या की जड़ के तो डोनाल्ड ट्रंप के भी दिमाग पे जाके वो फावड़ा अटक जाएगा खोदते खोदते आपको। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ वन मैन द होल वर्ल्ड इज सफरिंग। और इंडिया इंडिया पे अब असर पूरी तरह से दिखने लगा है। पहले तो कुछ कुछ असर था, पूरी तरह से दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि परिस्थिति यहाँ से अगर जल्द नहीं सुधरी तो हर बीतता हुआ दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का एक मेन क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का नीचे आना बहुत जरूरी है अगर हमें इसमें से आर्थिक रूप से अगर कुछ सिल्वर लाइनिंग देखनी है तो। एक सवाल और सर, ईजीआर के बारे में आपने बताया था और अब मंडे से ईजीआर शेयर बाजार में शुरू भी हो गया है। तो लोगों का ये भी कहना है सर, ज्वेलर्स का ये कहना है कि एक तरफ तो सोने की बिक्री, सोने चांदी की बिक्री को कम करना चाहती है सरकार, और शेयर बाजार में ईजीआर के जरिए सोना बेचना शुरू कर दिया, और वहां पर तो छोटी छोटी क्वांटिटी भी लोग ले सकेंगे। तो इससे तो सोने की खरीद और ज्यादा बढ़ेगी, लोग और ज्यादा ले पाएंगे, क्योंकि जो फिजिकल नहीं ले सकते थे वो भी अब इसके जरिए खरीदने की कोशिश करेंगे। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि जो निवेश की डिमांड है, प्रधानमंत्री जी के इस अपील से निवेश की डिमांड पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने वीडियो में कहा था कि ज्वेलरी की डिमांड पर फर्क पड़ेगा, पर निवेश, क्योंकि निवेश क्या है कि आप जब सोना लेने जा रहे हैं ईजीआर में तो आप सोना तो लेके आ नहीं रहे, आपको तो एक रिसीट मिल रही है। हाँ ईटीएफ ले रहे हैं तो आप फंड में निवेश कर रहे हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो आप एक फंड में निवेश कर रहे हैं। तो आप सीधा नहीं ले रहे हैं। तो लोगों को लगता है मोदी जी ने सोना लेने को मना किया ना, फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी ना मना किया। ये बात ठीक है आपकी। देखिए दोनों चीज की जो टाइमिंग थी विक्रांत, हाँ ईजीआर पहले लॉन्च हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी को जब ये नजर आया पिछले 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 से पिछले वीकेंड को, जब ये नजर आया कि अब ये युद्ध रुकता नहीं दिख रहा है, जब वो 14 सूत्रीय प्रस्ताव ईरान का हाँ खारिज कर दिया था अमेरिका ने, तो तब प्रधानमंत्री जी ने ये अपील करी कि भैया ये तो कभी जब लगता है खत्म हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो खत्म अब होगा ही नहीं। तो इसलिए वो अपील की गई। ईजीआर उससे जस्ट पहले लॉन्च हो चुका था। हाँ और मुझे लग रहा है ईजीआर जो है वो उसका कारण है डिजिटल गोल्ड को डिस्करेज करना, क्योंकि डिजिटल गोल्ड की रिजर्व बैंक के पास और सेबी के पास, विक्रांत आपको बताऊं, बहुत सारी शिकायतें आई थी, हम्म, जहां पर सेबी ने, कुछ प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को डिजिटल गोल्ड में बहका के फिर पैसा वापस नहीं किया, ना गोल्ड दिया ना पैसा दिया। तो अब लोगों के पास देखिए इसका कोई कोई ऑल्टरनेट तो था नहीं, क्योंकि आप तो शिकायत तो कर ही नहीं सकते थे। तो तभी उसी समय सेबी ने और एनएससी ने मिलके इसको इसको कॉन्सेप्चुलाइज कर दिया था कि इस डिजिटल गोल्ड के बदले तो भैया ईजीआर हम कर लेते हैं। और ईजीआर में ये है कम से कम विक्रांत के लोगों के पास फिजिकल गोल्ड नहीं जा रहा है, आपके पास एक रिसीट है और गोल्ड सेबी के वॉल्ट में है, सरकार के पास है। मैंने तो आपके चैनल पे, पता नहीं मुझे ये मैंने सलाह दी है कि नहीं, मेरी बहुत अच्छी इसमें सलाह है, शायद आपके चैनल पे बात भी करी है कि आपको गोल्ड डिपॉजिटरी या गोल्ड डिपॉजिटरी बैंक जो मर्जी कहिए वो खोल देना चाहिए। हाँ एक एमनेस्टी स्कीम निकालनी चाहिए। लोगों के घरों में जो सोना पड़ा है, 1 नंबर का है या 2 नंबर का है, उसके बिल हैं या नहीं है, दादी जी का है या परदादी जी का है,
पति पत्नी का है या नंद का है, जो भी घर में सोना रखा है, आप ऑफर करिए लोगों को कि आप उसको आके गोल्ड डिपॉजिटरी बैंक में जमा कर दीजिए, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। उसके बदले में लोगों को आप उसके बदले में एक रिसीट, जैसे पासबुक मिलती है बैंक में, आप एक पासबुक टाइप दे दें कि आपकी इतनी चूड़ी थी, इतने कंगन थे, इतने हार थे, वो सारा एक सेंट्रल डिपॉजिटरी में बैंक में जमा हो जाए, लोगों को रिसीट मिल जाए। 1% के करीब आप उस पर ब्याज भी दीजिए लोगों को, जो उसकी करंट वैल्यू उसके आधार पर। और जब भी वो व्यक्ति निकालना चाहे, बहुत कम लोग होंगे जो निकालेंगे, जब भी निकालना चाहे वो उसको जाके उतने उतने वैल्यू का गोल्ड जाके निकाल सकता है। मैं समझता हूँ 30,000 टन में से विक्रांत करीब 20,000 टन गोल्ड इस डिपॉजिटरी में अवश्य आ जाएगा। लोग लोग वॉलंटरी करेंगे। और अगर एमनेस्टी दे दिया आपने, तो हाँ। एमनेस्टी में तो सारा ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें फिर आपके ऊपर कोई, तो एक तरह से धन वाइट करने का वो हो जाएगा। पर इसमें हालांकि कुछ शातिर दिमाग क्या करेंगे, फटाफट जिनके पास कैश है वो गोल्ड खरीद के और वहां पर जब मैं अपने पैसे को वाइट करना शुरू कर देंगे। इसका पेज ढूंढा जा सकता है, इसकी हाँ। कार्ड ढूंढी जा सकती है कि आपको अनाउंसमेंट होने के बाद जो जो भी गोल्ड परचेज होगी उसको कुछ दिन के लिए रोक दिया जाएगा, कोई व्यक्ति गोल्ड नहीं खरीदेगा। इसके लिए कार्ड ढूंढी जा सकती है। पर ये बहुत, मुझे लगता है बहुत ही कारगर सुझाव, क्योंकि 30,000 टन सोना भारतीय घरों में, अमेरिकी अमेरिकी सरकारी रिजर्व में जो है उससे 3.5 गुना 3.5 गुना ज्यादा भारत में सोना है। हाँ। और अगर इतना सोना भारत में आ गया, भारत सरकार की एक वॉल्ट में आ गया, भारत सरकार रहेगा तो लोगों का ही, तो भारत की करेंसी भी मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत मजबूत हो सकती है। हाँ। अब कठिन है करना, पर यह है कि अगर सलाह मानी जाए तो। एक पर गोल्ड अंतिम सिल्वर वालों के लिए मौका अच्छा है। हाँ, एक अंतिम सवाल सर, ज्वेलर्स का ये भी कहना है कि जब 6% ड्यूटी थी तब भी स्मगलिंग वाला सोना बाजारों में पहुंचता है, ये एक सत्य है। और अब तो गोल्ड ड्यूटी क्योंकि बढ़ा दी गई है, तो वो जब स्मगलिंग का सोना बाजारों में आएगा तो बड़ी एक कंफ्यूजन, पैनिक, इस तरह की स्थिति रहेगी कि क्या रेट रहे, कहीं पर सस्ता कहीं पर महंगा, और ये चीजें अब ज्यादा देखने को मिल सकती है सर। जी हाँ, मैंने अपने चैनल पे विक्रांत परसों, शायद कल नहीं परसों, एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने बताया कि अब जब ये स्मगलिंग का काम होगा, तो हम्म। बिल्कुल आपको 2-3 काम करने हैं। अब इसमें हाँ। स्मगलिंग वाले, अब आपको जब सोना लेंगे तो एक तो आपको ये करना है कि आपको एक ही जगह से रेट पूछ के नहीं लेना है, क्योंकि अब प्रीमियम, खासकर चांदी पे प्रीमियम और ज्यादा होगा, क्योंकि हाँ। चांदी पे तो लाइसेंसिंग भी हो गई है। हाँ। तो आपको 2-3-4 जगह रेट पूछ के लेना है। जैसे आप सब्जी खरीदते थे पहले, ये भैया क्या भाव है, ये क्या भाव है, जैसे पहले मंडियों में सब्जी खरीदी जाती थी। दूसरा, आपको उसकी प्योरिटी अब चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये स्मगलिंग वाला सोना आता है विक्रांत, तो इसमें धांधलेबाजी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सोना ऑब्वियसली हॉलमार्क हो सकता है ना हो, तो हाँ। इसलिए आपको उसमें मिलावट शुरू हो सकती है। तो आपको अब सोना चांदी लेना थोड़ा कठिन हो जाएगा फिजिकल इसके बाद, क्योंकि इसमें आपको उसकी प्योरिटी को चेक कराना बहुत जरूरी होगा। तो एक तो प्योरिटी जरूर चेक करिए, एक आप उसका रेट 3-4 जगह, कोई फालतू प्रीमियम लेगा, कोई कम लेगा, कोई आपका जानकार है नहीं लेगा, कोई बहुत ज्यादा लेगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ जी हाँ, सोने चांदी की मार्केट में काफी काफी ग्रे एरियाज अब यहाँ से आगे खड़े होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर हम्म। अब क्या कर सकते हैं, परिस्थिति ऐसी है, हर चीज के प्लस पॉइंट भी होते हैं, माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। जितने भी निर्णय पॉलिसीज होती हैं, आपको पता है उसमें प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल। तो इस समय कोई चारा नहीं है, लोगों को खुद ही सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सुबह सुबह हमारे साथ थैंक यू। जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू।